नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पे। पॉलिटी के लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को कवर करना शुरू किया था, मौलिक अधिकारों को समझने का प्रयास किया था। इसके पहले पार्ट में हमने मौलिक अधिकारों की व्याख्या की थी कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वर डिस्कस्ड, जो हमने कल किया था पिछले लेक्चर में। इसके अलावा हमने मौलिक अधिकारों के बारे में, उनके लक्षण, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी फीचर्स को भी हमने समझा था कि क्या उनके लक्षण होते हैं मौलिक अधिकार। जैसे कि मौलिक अधिकारों की संकल्पना यूएसए के संविधान से प्रेरित है। वो डॉक्यूमेंट क्या था जिससे वो संविधान ने उस अपना जो है मौलिक अधिकारों का जो प्रेरणा ली, वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? बिल ऑफ राइट्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मौलिक अधिकारों की अन्य जो विशेषताएं हैं कि राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। राज्य मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता उसके किसी भी नागरिकों के विरुद्ध, और ये अधिकार, मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो कल हम लोगों ने मूलतः इस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया था। आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को दिए हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि भारतीय नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द इंडिविजुअल्स बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 टू 28 तक। उसके बाद है पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन, आर्टिकल 29 एंड 30। उसके बाद आर्टिकल 6 है, फंडामेंटल राइट 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि आर्टिकल 31 मिसिंग है। इसके बारे में हमने कल थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा किया था कि आर्टिकल 31 में 6वां मौलिक अधिकार था, जो कि संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसे बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया था, क्या कारण थे, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के आपसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा, जितने भी वनडे एग्ज़ाम है वहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, या कोई भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी ये सिंपली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान ने व्यक्तियों को कुल कितने प्रकार के अधिकार दिए हैं, कुल कितनी मौलिक अधिकार दिए हैं। तो नंबर आपको बताना है, तो नंबर क्या होगा? 6 होगा। कितने हैं? 6। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन ऑल्सो। अब एक एक करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो हम लोग पहला देखेंगे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, और बड़ा होने के साथ साथ ये ट्रिकी भी है, इसलिए बहुत बारीकी से इसे समझेंगे, इसके एक एक बिंदुओं को समझेंगे, क्योंकि ये एक तरह से इस टॉपिक में लीगल टर्मिनोलॉजी का प्रयोग ज़्यादा किया गया है, विधिक शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, जिसे बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है समानता का अधिकार। तो सबसे पहले एक एक करके पहले जान लेते हैं कि सब में है क्या, उसके बाद एक एक करके सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता व विधि के समान संरक्षण का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव से रोक। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब्स, यानी कि सार्वजनिक यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का उन्मूलन। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। ये 5 प्रकार के समानता का अधिकार आपको दिया गया है। तो आपसे पहला प्रश्न यहाँ पर एक और बनेगा क्वेश्चन। पहला प्रश्न तो यही था कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। फिर आपसे पूछा जाएगा कि समानता के अधिकार में
कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 5 दिए गए हैं। कितने? 5। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। इनको याद करना आसान है, याद रखिएगा। ई पाउट, क्या? ई पाउट। जैसे कि गर्ल्स आजकल सेल्फी जब लेती हैं तो पाउट करती हैं, ठीक है, वो गर्ल्स समझते हैं, बॉयज़ शायद उतना ना समझते हो, हालांकि वो भी समझने लगे हैं आजकल। तो ई पाउट समझिए। ई से 14, पी से 15, ओ से 16, यू से 17 और टी से 18। ई से इक्वालिटी मैंने अंडरलाइन किया हुआ, पी से प्रोहिबिशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी और टी से टाइटल्स। ये याद रखिएगा। ई पाउट से ये आपको याद रहेगा, ये मैच कराने में बहुत आसानी होगी। अगर ई पाउट नहीं याद रखोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ई से इक्वालिटी, पी से प्रोहिबिशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी और टी से टाइटल्स। अब सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 14 यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आजकल ये चर्चा में बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 वर्ड है, 2 सेंटेंस है, एक तरह से अलग अलग इनको ट्रांसफॉर्म किया गया है। पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। पहले पार्ट का हिंदी में मतलब है कि विधि के समक्ष समानता, और दूसरे का अर्थ है विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत, या सॉरी विधि के समान संरक्षण। ये दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके मूलतः जो अंतर है वो एप्लीकेशन का है। क्या है देखते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि भारत के संविधान में राज्य, यहाँ पर एक वर्ड है स्टेट, यानी कि स्टेट, राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट state country shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. This law is applicable to all citizen and foreigners. मतलब समझ में आया? ये आर्टिकल 14 का जो प्रावधान है ये सिटीजन के साथ साथ विदेशियों को भी दिए गए हैं। जैसे कल हमने आपको बताया था कौन कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। 14 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये सब विदेशियों को प्राप्त है। क्लियर है? समझ में आया? आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब समझिए कि आर्टिकल 14 कह रहा है कि जो राज्य है, यहाँ पर वर्ड ध्यान दीजिए, राज्य यानी स्टेट। अब स्टेट क्या है? कल हमने स्टेट को डिफाइन किया था। स्टेट का, एक मिनट, कल हमने स्टेट का मतलब देखा था। आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया था। उसमें बताया गया था कि 4 अंग होंगे। देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन स्टेट। स्टेट के अंदर 4 होंगे, इन्हीं चारों को मिलाकर स्टेट कहा जाएगा। वो क्या थे? राज्य का पहला पार्ट क्या था? सभी प्रकार की विधायिकाएँ यानी कानून बनाने वाली संस्थाएँ, संसद और विधानसभाएँ। दूसरा, कानून को लागू करने वाली संस्थाएँ जिन्हें हम कार्यपालिका कहते हैं, यानी मंत्रिपरिषद, दोनों स्तर पर, केंद्र और राज्य दोनों। तीसरा क्या था? लोकल जो गवर्नमेंट थी, स्थानीय सरकारें यानी पंचायत और नगर पालिकाएँ। और चौथा क्या था? चौथा था सभी तरह की जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो सार्वजनिक कार्यालय हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया था। तो राज्य यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में यानी इंडियन टेरिटरी के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून की समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जितने भी वनडे एग्ज़ाम वाले हैं, एसएससी या अन्य जो भी इसी मिलती जुलती एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे या व्यापम या स्टेट की, उनके लिए बस इतना ही काफ़ी है। आर्टिकल 14 क्या है बस, उनसे और इससे ज़्यादा उनसे नहीं पूछा जाए। लेकिन जो और डीप एग्जामिनेशन और बड़े एग्जामिनेशन जैसे सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज या यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको इनके बारे में थोड़ा सा और जानना जरूरी है। जैसे कि सिविल सर्विस में एग्ज़ाम आ सकता है कि आपसे लिखने को आ सकता है कि विधि के समक्ष समानता या कानून के विधि के समान संरक्षण में अंतर को स्पष्ट कीजिए। काइंडली डिफरेंशिएट बिटवीन द सेंटेंस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इंश्राइंड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे लिखने को आ सकता है। तो आगे मैंने स्लाइड में उसको थोड़ा सा बताया, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि ये है क्या, समझते हैं, जिसमें आपको समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 के अंदर सब पहला वर्ड है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं।
ये जो सेंटेंस है ये कहाँ से लिया गया है, ये सबसे पहले यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये सेंटेंस जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है, यानी विधि के समक्ष समानता का जो ये संकल्पना है, इसका जो कंसेप्ट है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड है। क्लियर हुआ, सबसे पहले यही हो जाएगा। और दूसरा जो था विधि के समान संरक्षण, वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। तो ये विधि के समक्ष समानता के अंदर 3 चीज़ें शामिल होती है। पहला है कि न्यायालय सबके साथ समान व्यवहार करेगा। समझ में आ रहा है कि जो कोर्ट है, जब भी उसके मामला कुछ भी जाएगा, कोर्ट के सामने जो कुछ भी मामला जब आएगा, तो वह सब दोनों पक्षों को या उससे जुड़े अन्य पक्षों को समान ट्रीट करेगा। अर्थात कानून अपने सामने अमीर व गरीब किसी भी तरह के अन्य तरह के भेदभाव से बचेगा। इंग्लिश में क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल पर्सन बिफोर द कोर्ट, दैट इज द लॉ विल बी ब्लाइंड। मतलब ये अब इमेज आप लोगों ने फिल्मों में बहुत देखा होगा, मूवी भी बनी थी अमिताभ बच्चन की 1984-85 में, कि अंधा कानून। गाना भी किशोर दा का फेमस हुआ था कि ये अंधा कानून है। हालांकि फिल्मों में उसको अलग ही हाइपर तरीके से दिखाया गया है। इस मूर्ति का अर्थ क्या है आप ये समझिए। इस मूर्ति का अर्थ ये है कि इसके सामने तराजू का जो ये पलड़ा है, ये दोनों को समान, देख रहे हो, दोनों को समान रखती है। कानून की जो देवी दोनों को समान रखती है। और आँख में पट्टी होने का मतलब ये नहीं कि वो अंधा है। कानून की देवी की जो आँख में पट्टी, इसका मतलब ये है कि वो दोनों पक्षों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। क्योंकि अगर उसे दिखाई देगा, ध्यान दीजिए, उसे दिखाई देगा, हो सकता है उसे अपने सगे संबंधी हो या उसके जानने वाले हों, तो वो भेदभाव कर सकता है। तो ऐसी स्थिति को देखने के लिए क्या किया गया है कि कानून ब्लाइंड रहेगा, द लॉ विल बी ब्लाइंड, वो अंधा रहेगा, उसको किसी भी प्रकार का विशेष या छोटा बड़ा कुछ अंतर दिखाई नहीं देगा। क्लियर हुआ। तो पहला विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या हुआ कि कानून सबके साथ समानता का व्यवहार करे, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। न्यायालय की बात कर रहा है ये। आगे बात करते हैं, दूसरा इसका पार्ट है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी विशेष व्यवहार नहीं किया जाएगा। क्लियर है। इक्वल ट्रीटमेंट यानी प्रिविलेज ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब ऐसा है नहीं कि भैया कि सलमान खान है तो राज्य उनके साथ अलग व्यवहार करेगा, कि आइए आप एक आम व्यक्ति है उसके साथ अलग व्यवहार करेगा। हालांकि प्रैक्टिकली हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि भैया कानून के सामने सब बराबर है, कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा। क्लियर हो रहा है। अर्थात एक ही अपराध के लिए सभी को समान दंड दिया जाएगा। मतलब जैसे कि अगर मैंने कोई चोरी की या मेरे दोस्त ने भी वही चोरी की है, तो दोनों को समान दंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक चोरी के लिए अलग दंड दिया जाएगा, दूसरी चोरी के लिए अलग दंड दिया जाएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, कत्ल होता है, एक कत्ल के लिए सजाए मौत दे दी जाती है, दूसरे की उम्र कैद और तीसरे के लिए 7 साल की सजा दी जाती है। अब कहोगे कि इसमें अंतर हो गया, भाई अपराध से समान था। नहीं, अपराध यहाँ समान नहीं है। अपराध की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो गंभीरता है, उसकी भी जांच की जाती है। क्लियर हो रहा है। अगर समान इंटेंसिटी के साथ समान अपराध किया गया है तो दंड भी समान मिलेगा। ये आर्टिकल 14 का दूसरा पॉइंट कहता है। विधि के समक्ष का समानता का ये दूसरा पॉइंट कहता है, देयर शैल नॉट बी एनी प्रिविलेज फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन, इट मीन्स एवरीवन विल गेट द सेम पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम। क्लियर है। तीसरा इसमें है क्या कि नो पर्सन बी इट रिच और पुअर, व्हाइट और ब्लैक, मिनिस्टर और सर्वेंट shall be above the law, it means the law will be the same for both the minister and the servant। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, कानून के नीचे होंगे सब लोग। कानून सबसे बड़ा होता है। आप लोग फिल्मों में जज जब फैसला सुनाता है या कहीं पर भी आपने देखा होगा, अक्सर ये डायलॉग मारा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, नो वन इज अबव लॉ। क्लियर है। तो ये 3 चीज जो बताया गया है यही है क्या, विधि के समक्ष समानता। क्लियर है। जब कभी आपको अगर कहीं पर भी मेंस वगैरह में लिखने को आ जाए, कहीं पर भी, ये मैं सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ, वनडे वाले को तो कभी जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा। वनडे में सिर्फ इतना पूछा जाएगा, विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किस संविधान से प्रेरित है, तो ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है, बस इतना पूछा जाएगा। क्लियर है। तो आप इन्हीं 3 बातों को लिखेंगे। पहला कि न्यायालय के सामने सब लोग बराबर हैं, समान है, कानून सबको समान दंड के लिए समान कानून एक ही अपराध के लिए सभी को समान दंड देगा और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो आर्टिकल 14 का दूसरा पार्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी विधि के समान संरक्षण का जो ये नियम है ये क्या है। देखिए, ये जो प्रोविज़न है
ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है, यानी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। क्लियर है? दोनों दोनों में बहुत ज़रा सा अंतर है। इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन पर जोर दिया है। क्या है, देखिए इसमें भी 3 प्रकार की इससे व्याख्या की गई है। पहला कि सभी व्यक्तियों पर कानून समान रूप से लागू हो गए। उधर क्या था, विधि के समक्ष समानतम क्या था, कानून के सामने सब बराबर है। यहाँ पर क्या है, कानून जब लागू होंगे तब सब पर समान रूप से लागू हो। मतलब जैसे कि मान लीजिए एक कानून है, जैसे कि कानून क्या है, एक कानून है जैसे कि अभी CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्लियर हुआ कि जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो चल रहा था, उसमें क्या है कि भैया वहाँ पर बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इस कानून के माध्यम से आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि उस हमने आपको पढ़ाया था अभी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाया था, तो उसमें पढ़ाया था, आपको याद करिए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश आने वाले वहाँ के जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, उनके लिए नागरिकता आसान होगी। जबकि वहाँ से अगर कोई मुस्लिम शरणार्थी आता है तो उसके लिए पहले की जो व्यवस्था है वही होगी। तो यहाँ पर कुछ आलोचकों के अनुसार यहाँ पर एक कम्युनिटी को क्या कर दिया जा रहा है, अलग कर दिया जा रहा है, यानी कि कानून समान रूप से लागू नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रोविज़न को आधार मानकर बहुत सारे आलोचक इस कानून की क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उनका अपना जो है तर्क है, और कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। क्यों, कैसे समर्थन, उसको भी हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं, समझ में आ गया कि कानून समान रूप से सब पर लागू होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट है कि कानून समान परिस्थितियों में, इक्वल कंडीशन में, इक्वल सर्कमस्टेंसेस में इक्वल ट्रीटमेंट करेगा। समझ में आए, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेगा, चाहे विशेषाधिकार की स्थिति हो या फिर दायित्वों की स्थिति हो, चाहे वो प्रिविलेज हो चाहे वो लायबिलिटीज हो। इसको कैसे समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक IAS अधिकारी है, ठीक, एक IAS अधिकारी है कोई A और दूसरा IAS अधिकारी है कोई B, ठीक है। दोनों IAS हैं, तो दोनों को एक तरह का जो भी उनको जो पावर्स दिए गए हैं, जो ड्यूटीज़ दिए गए हैं, जो दायित्व दिए गए हैं और जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, तो समान होंगे। ऐसा नहीं कि इसको अधिक पावर दिया जाएगा, इसको अधिक पावर दिया जाएगा। हाँ, पद की बात अलग हो सकता है। अगर ये इसका भले IAS रैंक का है, लेकिन अगर सीनियर पोस्ट पर तो जाहिर सी बात है उसे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। लेकिन अगर पोस्ट भी समान है तो दोनों का जो दायित्व होगा वो सिमिलर होगा, दोनों के विशेषाधिकार जो होंगे वो सिमिलर होंगे। क्लियर हो रहा है? तो बार बार वही है कि इसका जो दूसरा पार्ट है आर्टिकल 14 में, इसमें एप्लीकेशन पर बात हो रहा है कि जो समान रूप से लागू होंगे, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेगा। समझ में आ गया? हाँ, आगे देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। नहीं, हाँ तीसरा नहीं, दो ही है। तो अब ये था आर्टिकल 14। तो सीधे सीधे हमने क्या समझा कि विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सब बराबर है, कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। और आगे क्या है कि भैया समान रूप से लागू होगा, चाहे वो परिस्थिति कैसे भी हो। क्लियर है? लेकिन क्या ऐसा सबके साथ होगा? नहीं, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद इसमें शामिल हैं। कि क्या अपवाद है देख लेते हैं। पहला कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 14 में जो लिखा गया कानून सबके साथ बराबर रहेगा, इसमें दो व्यक्तियों को थोड़ा सा क्या दिया गया है, इनमें अलग रखा गया है। कौन है वो व्यक्ति? एक राष्ट्रपति और दूसरे राज्य के राज्यपाल। क्या कह रहा है कि भाई इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ भारत के किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता। समझ में आया? किसी भी प्रकार की मुकदमा नहीं हो सकती, कोई भी प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट किया जा सकता। सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जा सकता है, हाँ वो किया जा सकता है, लेकिन ध्यान दें जब तक वो पद पर हैं तब तक कोई भी आपराधिक मुकदमा उनके खिलाफ नहीं हो सकता। हाँ, एक बार वो पद मुक्त हो जाए तब उनके ऊपर किया जा सकता है। मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है, उन्होंने कत्ल कर दिया, तो क्या उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा जब तक पद पर है। उन पे ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपति के पद से बर्खास्त करना होगा। उसके लिए भी एक प्रक्रिया है, आगे हम देखेंगे। तो एक प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें हटाना होगा, हटाने के बाद उनके ऊपर किया जा सकता है कार्यवाही। क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ, तो पहला एक्सेप्शन ये होगा। दूसरा, नो कोर्ट कैन इशू एन अरेस्ट वारंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। उसी तरह से भाई जब मुकदमा ही नहीं चल रहा है तो गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती है। आगे तीसरा है, नो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी विधानसभा का कोई भी सदस्य अगर है, शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्टेटमेंट और एनी वोट गिवन बाय हिम इन स्टेट लेजिस्लेटर। ध्यान दीजिए, जो विधानसभा होगा,
अगर विधानसभा के अंदर जो विधायक होते हैं उनके किसी भी आचरण के लिए किसी भी कोर्ट में मुकदमेबाजी नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ? अगर उनके खिलाफ कुछ मामला बनता है तो उस पर विधानसभा ही फैसला लेगी। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? हाँ, विधानसभा के बाहर कोई एक्टिविटी करते हैं, अपराध करते हैं, रेप करते हैं या कुछ और भी करते हैं, अन्यथा मत लीजिएगा। मैं एक ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बहुत सारे विधायक भी, अब हमारे उत्तर प्रदेश में एक विधायक है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी भी वो जो है जेल के अंदर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो जो भी है, अगर वो समझ में आ रहा है हाँ कि विधानसभा के बाहर कोई भी अपराध करते हैं तो उस पर किया जा सकता है, लेकिन विधानसभा के अंदर अगर वो कोई स्टेटमेंट देते हैं या वोट देते हैं, उनके जो भी आचरण है विधानसभा के अंदर, उसके बाहर उसके अंदर किसी भी प्रकार कार्यवाही कोर्ट में नहीं होगी उसके लिए। क्लियर है? और इसी तरह से है क्या, सांसद, कोई भी सांसद जो संसद में होता है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, उनका भी आचरण जो भी वहाँ उस सदन में है, उस सदन में ही कार्यवाही होगी। सदन के बाहर किसी भी न्यायालय में उस आचरण के लिए कार्यवाही नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से उनको किसको किसको छूट मिली? राष्ट्रपति को छूट मिली, राज्यपाल को छूट मिली, सांसद और विधायकों को छूट मिली। सांसद और विधायकों को कहाँ मिली? सिर्फ संसद और विधानसभा के मामले में। पांचवा चीज़ है यूनाइटेड नेशन और उसकी एजेंसीज। हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था यूनाइटेड नेशन और उसकी एजेंसीज कौन कौन से होते हैं। उसकी एजेंसीज जो होती हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स और वर्ल्ड बैंक हो गया। स्पेशलाइज्ड एजेंसी में तो वर्ल्ड बैंक होता है, IMF हो गया, UNEP हो गया। तो ऐसे कुछ ढेर सारे एजेंसीज हैं जिनके जो डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेट मतलब उनके जो राजदूत हैं, उनके खिलाफ भी क्या होगा, मामला थोड़ा सा अलग चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी मामला अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्थाओं का आ जाता है, उसके डिप्लोमेट्स को आ जाता है, तो उनको कुछ इम्यूनिटी यानी कि कुछ छूट मिलती है। उनके खिलाफ ऐसे ही मुकदमा नहीं हो सकता, किसी के कोर्ट के खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उन्हीं के अनुसार वो कार्यवाही होती है। क्लियर है? हाँ, आगे फॉरेन एम्बेसडर्स, वही कुल मिला के वही सब है। तो ये 5-6 केसों में एक्सेप्शन दिया गया है आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 समझ में आया होगा, होपफुली मैंने समझा दिया है। जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको केवल इतना याद रखना है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ये आर्टिकल 14 में है। और जो आगे की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस को थोड़ा सा समझ लेंगे। हमने समझा दिया। अब आगे बात करते हैं, आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 जो कि एक आयुष्मान खुराना जी की एक मूवी भी आई थी, इसे अनुभव सिन्हा जी ने डायरेक्ट किया था। ये आज की समाज की सच्चाई को बयां करती हुई एक मूवी थी। बहुत सारे लोगों ने इस मूवी का विरोध भी किया था, बायकॉट भी किया था, उनके अपने तर्क हैं। बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया था, उनके अपने तर्क हैं। मेरा पर्सनल व्यू क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना है कि मैंने इस मूवी को देखा था, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जिसको लेकर बहुत सारे जो विरोध किए जा रहे थे कि विरोध हो। देखिए ये हुआ क्या था कि एक उन्नाव कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले में 2 दलित लड़कियों का रेप करके उन्हें जो है पेड़ पे लटका दिया गया था। उसी से इंस्पायर होकर ये मूवी बनी थी। इस मूवी में बहुत ही एक अच्छा सीन है, आयुष्मान खुराना जिन्होंने देखी होगी तो दिल को झकझोर देने वाला एक दृश्य था। उसमें ये बताता है आयुष्मान खुराना कि उन लड़कियों का कसूर क्या था। उन लड़कियों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी मजदूरी के 3 रुपये अधिक मांग लिए। सिर्फ 3 रुपये जो आप मिनरल वाटर पी रहे हैं ना, उसके 2-3 बूंद से भी सस्ती हैं। और सिर्फ उस 3 रुपये के लिए उनको रेप करके उन्हें मार दिया जाता है और ये बताया जाता है कि तुम्हारी औकात क्या है। मतलब अब ये बहुत ही हाइपर तरीके से डायलॉग हो गया, ये मुझे डायलॉग थोड़ा सा याद आ रहा था इसलिए मैंने बोल दिया कि उसमें बताया गया है कि वहाँ पर मामला 3 रुपया नहीं था, वहाँ मामला 2 चीज़ें, एक अधिकार था और दूसरी जाति थी। कि अभी भी जाति के नाम पर देश के अंदर शोषण हो रहे हैं। मानता हूँ आज़ादी के बाद से बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, बहुत सारे लोग अब ऐसा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी 10% या 5% में अगर केस होते हैं देश में तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे केस नहीं होने चाहिए, हमारी सभ्यता पर कलंक की तरह है। फिलहाल मुद्दे से भटक रहे हैं, आगे देखते हैं। आर्टिकल 15 है क्या? आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट, आगे हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है कि सरकार या राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म यानी रिलीजन, मूलवंश यानी प्रजाति, जाति यानी कास्ट, लिंग मतलब सेक्स, जन्म स्थान यानी बर्थ ऑफ प्लेस, इनमें से किसी के आधार पर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? मतलब कि राज्य, यहाँ सरकार की बात कर रहा है, सरकार या राज्य। आर्टिकल 15 स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट
अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, सिटीजन, यानी कि आर्टिकल 15 केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि आर्टिकल 15 कह रहा है कि सरकार या राज्य धर्म, प्रजाति, जाति, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर हुआ। आगे और समझते हैं इसी अनुच्छेद में जो नियम 2 वो क्या कहता है, मतलब रूल 2 ऑफ दिस आर्टिकल क्या कहता है। वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म और लिंग के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, समझ ना, पब्लिक प्लेस जिसे होटल, सार्वजनिक मनोरंजन, ध्यान दीजिए वर्ड हर सब में क्या हो रहा है, सार्वजनिक, सार्वजनिक, क्लियर है, कुआं, तालाब, स्नानघाट, घाटों में घुसने से रोका नहीं जा सकता। इसको और क्लैरिफाई किया गया है, जैसे कि प्राचीन काल में आज़ादी के समय होता था क्या था कि जैसे कुएं हैं, सड़क है, स्नान घाट होते हैं, तो वहाँ पे फला जाति को घुसने नहीं दिया जाता था, ऐसा माना जाता था। उनका अपना एक इलॉजिक था, एक तरह से कुतर्क था कि भैया तुम्हारे स्पर्श से ये गंदा हो जाएगा। पता नहीं ऐसी कैसी मानसिकता वाले लोग हैं। अब क्या बताएं कि मतलब किसी के स्पर्श से कोई चीज़, प्राकृतिक चीज़ गंदा कैसे हो सकती है। भाई देखिए हमारे जो शास्त्र हैं या जो भी हैं उनको अपने अपने तरीके से मैनिपुलेट किया गया है। कोई भी शास्त्र जो है किसी भी जन्म स्थान या जाति के आधार पर अगर भेदभाव करता है तो शास्त्र हो ही नहीं सकता। समानता का अधिकार सबको है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही हमारी संस्कृति का मूल है। वसुधैव कुटुम्बकम, हम पूरी पृथ्वी को एक परिवार की भांति जब समझते हैं तो हम सभी भाई हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये समझना होगा हम लोगों को। केवल मंदिर में नारे लगाने से नहीं होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, सद्भावना हृदय में होना चाहिए। फिलहाल ये बात बता रहे हैं कि भाई क्या कह रहा है कि सरकार तो भेदभाव करेगी नहीं, साथ ही साथ अगर सार्वजनिक प्लेस, ये जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, इस पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, प्रजाति, जन्म और मूल स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। जैसे अभी हाल ही की घटना में बता रहा हूँ, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा ही, जितना इस घटना की निंदा की जाए उतना कम है कि अभी दिल्ली के अंदर हुआ क्या था कि नॉर्थ ईस्ट मणिपुर या मिजोरम की कोई बच्ची थी, उसको देखकर एक व्यक्ति ने उसे कोरोना बोलकर उसके ऊपर थूक दिया था। अब ये बताओ कितनी घृणित मानसिकता है कि हमारे ही देश के एक नागरिक हैं, किसी भी राज्य को, हमारा देश इतना खूबसूरत देश है कि इसमें इतनी विविधताएं हैं, हम अपनी विविधताओं को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। किसी भी एक जाति, प्रजाति या लिंग या इसका देश नहीं है, सबका देश है। जो इस धरती पे जन्म लिया है वो सबका देश है। अगर ऐसे ट्रीटमेंट हो रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमा चला, ठीक है। आर्टिकल 15 का उल्लंघन है ही है, इसके साथ जो अटैच्ड कानून हैं उनके मुताबिक उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है और सख्त सख्त कार्रवाई होने जाए। मेरा बस चले तो ऐसे आदमी को हम फांसी पे चढ़ा दें। फिलहाल जो कानून में प्रावधान है उसके हिसाब से उनको सज़ा मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि भैया यहाँ पर बात कर लिया ना कि सरकार तो भेदभाव करेगी नहीं, साथ ही कोई और भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं कर सकता। घर में भेदभाव करे कोई दिक्कत नहीं, घर में हो सकता है, सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। हाँ, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन, 3 तरह के एक्सेप्शन है जिसमें राज्य भेदभाव कर सकती है, ध्यान दीजिए। लेकिन ये सकारात्मक भेदभाव है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। वो क्या देखते हैं, पहला, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है, स्पेशल अरेंजमेंट कर सकती है विमेन और बच्चों के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि जो महिला और बच्चे होते हैं ये निर्भर जनसंख्या है। आप लोग आगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक होता है आयु वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। एक कार्यशील जनसंख्या होती है जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, और दूसरी निर्भर जनसंख्या यानी डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो खुद से काम नहीं करते हैं, किसी और पर निर्भर रहते हैं। तो भारत के अंदर हालांकि महिलाएं इस तरह के बैरियर को तोड़ रही हैं, फिर भी अभी बहुतायत में महिलाएं और बच्चे और बूढ़े, ये तीनों क्या हैं, ये निर्भर जनसंख्या है। तो इनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इसीलिए संविधान के आर्टिकल 15(3) में ये व्यवस्था कर दिया गया है कि राज्य सरकार को इस बात की अनुमति होगी कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करे। जैसे स्थानीय निकायों, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है। समझ में आया? यानी यहाँ पर भी देखो भेदभाव हो रहा है ना भाई, बच्चों को अलग से ट्रीट किया जा रहा है, महिलाओं को अलग, लेकिन उनके उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए किया जा रहा है। समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या है? आरक्षण की व्यवस्था है, रिजर्वेशन प्रोसेस।
राज्य को इस बात की अनुमति होगी कि वह सामाजिक और शैक्षणिक, हालांकि अब इसमें एक और वर्ड आ गया है, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक, क्योंकि अभी जो 104 अमेंडमेंट हुआ था, 104 103, मुझे एक बार फिर से देखना होगा, मैं भूल गया, कमेंट बॉक्स पे किसी को याद हो तो बताइएगा कि 102वां था क्या शायद, जो 10% जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया गया है, 10% रिजर्वेशन, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है 102 या 103 है, वो बाद में देख लेंगे। क्या कह रहा है कि राज्य को इस बात का अनुमति कि वो सामाजिक यानी सोशली और एजुकेशन तथा आर्थिक रूप से पिछड़े SC ST OBC के लिए विशेष उपबंध करे। क्लियर हो रहा है विषय यहाँ पर, हालांकि ये SC ST एवं OBC शब्द यहाँ पर नहीं लिखा था, मैंने समझाने के लिए लिखा है SC ST OBC, ये ज़्यादातर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया। हालांकि वहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है कि कोई भी कम्युनिटी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर सकती है। क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, राज्य को यह अधिकार होगा कि वह शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए जो एडमिशन में रिजर्वेशन मिलता है, चाहे वो स्टेट एडेड हो या निजी हो या अल्पसंख्यक हो, उनको छूट मिलेगी। तो ये 3 तरह के एक्सेप्शन आर्टिकल 15 में दिए गए हैं, यानी इन तीनों आधार पर भेदभाव हो सकते हैं, बाकी अन्य के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकते। क्लियर है। तो ये था आर्टिकल 15। आर्टिकल 6 ये बहुत बड़े टॉपिक है, आर्टिकल 16, 17 और 18 ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।